गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे हों। आज जो है वो दोबारा हम एक न्यू टॉपिक जो है क्लास 7 का उसको लेके यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं। एज यू सी इन द वीडियो कि यहाँ पर टॉपिक का ऑलरेडी मैंने नाम मेंशन कर रखा है, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। कैसे कैसे पॉलिटिक्स यहाँ पे फॉर्म्ड होती है वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। So let us see overview of the chapter. इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 मेजर स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपका बंगाल है, अवध है और हैदराबाद है, इन 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, हम डिफरेंट जो है वो जितने भी बड़े राजवंश यहाँ पे आते हैं, लाइक आपके मराठास आएंगे, सिख आएंगे, तो इस तरह के बड़े बड़े राजवंशों के बारे में हम लोग यहाँ पर जो है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे कि किस तरह का इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रखा हुआ है। साथ में उसका रेवेन्यू सिस्टम क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ में ही इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के जो है वो किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके कोलैबोरेशन के बारे में यहाँ पर हम इस चैप्टर में जानेंगे। क्लियर? तो ये जो है वो लिटिल सा ओवरव्यू था इस चैप्टर का, जो बेसिकली हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद किस तरह से जो है वो राजवंश बनते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना बुक को जो है वो ओपन रखना है, साथ में पेंसिल या पेन कुछ ले लीजिए और उसको जो है वो नोट्स बनाने के लिए कॉपी ले लीजिए और जहां जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताती जाऊंगी वहां पे आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। क्लियर? यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 मैप शो किए हैं। फर्स्ट मैप जो है 18th सेंचुरी में हमारा इंडिया कैसा था। सेकेंड में जो है वो बताया गया है कि मिड 18 में ब्रिटिश टेरिटरी के टाइम पर इंडिया का मैप किस तरह का यहाँ पे शो किया गया है। क्लियर? ये दोनों के दोनों मैप्स आपके बुक में दे रखे हुए हैं, मैंने कंबाइन दिए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर बोला है कि सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट 18th सेंचुरी में क्या होता है और उसके बाद 18th सेंचुरी में क्या होता है वो सारा का सारा यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि नोटिस हाउ बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड, कैसे कैसे जैसे जैसे किंगडम्स इंडिपेंडेंट होती गई, मुगल एम्पायर खत्म होता गया, उसके बाद किस तरह से जो है वो सारी किंगडम्स जो है वो अलग अलग होती हैं। 1765 में बात करें, जैसे ही ब्रिटिश पावर में आती है तो इन टेरिटरी को जो है वो ईस्टर्न इंडिया नाम से जो है वो कंक्लूड करके सभी टेरिटरीज को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सिखों का जो एम्पायर है पूरा यहाँ पे एरोस के साथ शो किया हुआ है कि इतना इनका एम्पायर था। फिर बड़ौदा का जो पूरा एम्पायर है आप देख सकते हैं, अवध का जो पूरा एम्पायर है, बंगाल पूरा है, हैदराबाद पूरा है, मराठास पूरे यहाँ पे दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जैसे ही ब्रिटिश जो है वो, ये पहले अलग अलग स्टेट्स थी ना सारी की सारी, अब जैसे ही ब्रिटिश जो है वो पावर में आती है तो बंगाल से लेके धीरे धीरे ये पूरे एरिया को जो है वो कवर कर लेती है, जिसमें राजपूत भी सारे आ जाते हैं, सिख्स भी पूरे आ जाते हैं, मराठास भी सारे के सारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल कंडीशंस देखें तो बहुत ही ज्यादा ड्रामा रहा है उस पॉलिटिक्स में और छोटे से स्पैन में ही बहुत सारी चीजें वहां पे होती चली गई हैं। कहा जाता है कि 1707 में जब औरंगजेब का जो डेथ हुआ तो उस टाइम पर जो है वो बैटल ऑफ पानीपत 1761 जो है वो रन कर रहा था और उस टाइम के बाद ही जो है वो न्यू पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया के इतिहास में आती है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि औरंगजेब की डेथ के बाद ही जो है वो चीजें बदलना स्टार्ट होती हैं। क्लियर? आगे बोल रहा है, ये पहला टॉपिक है द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। मुगल्स के बाद क्या हुआ। चैप्टर 4 में आपने जो है वो द मुगल्स करके जो चैप्टर है उसे पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 की जो द मुगल करके चैप्टर है उसे पढ़ सकते हैं।
आगे यहाँ पे बोला है कि जैसा ही ये खत्म होता है आपका मुगल एम्पायर, तो उसके बाद जो है वो वैरायटी ऑफ क्राइसिस जो है वो 17th सेंचुरी के एंड में जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब एक तरह से अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, किंग अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो आपकी मिलिट्री है वो भी अलग हो जाएगी, है ना? मिलिट्री पे कोई कमांड नहीं करेगा तो कैसे होगा? फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ लोग अपनी मनमानी करेंगे, टाइम से टैक्स नहीं करेंगे पे, तो कैसी चीज़ें चलेंगी? क्लियर? इनके जो आगे सक्सेसर्स थे वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को सँभाल पाते, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया यहाँ पे इनका आके खत्म हो गया। आगे बोल रहा है कि पावरफुल मनसबदार जितने भी थे उस टाइम पीरियड के जो मुगल्स के अधीन थे, वो सारे के सारे अलग-अलग हो गए। उन्होंने बोला कि अब हमारे ऊपर कोई चेक रखने वाला नहीं है, तो अब हम जो है वो अपनी मनमानी करेंगे। जो नोबल्स थे, जो बड़े-बड़े रिच पीपल थे, वो गवर्नर्स जो है वो खुद को उन्होंने सूबेदार घोषित कर दिया वहाँ पे। और रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो दीवानी और फौजदारी थी, उसमें भी जो है वो ज़्यादातर हिस्सा इन सूबेदार के अंडर चला गया। मतलब इन्होंने खुद को ही माई-बाप घोषित कर दिया कि भैया जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, मिलिट्री है, रेवेन्यू है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपकी पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मिलिट्री पावर है मुगल एम्पायर की, यहाँ पर भी जो है वो पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाती है। गवर्नर जो है वो एक प्रोविंस का मतलब एक प्रांत में जो है वो आपके 100 विलेज भी हो सकते हैं, 200 विलेज भी हो सकते हैं या 500 विलेजेस भी हो सकते हैं। तो वो उस पूरे प्रोविंस को मतलब एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगा। जहाँ से जितना भी रेवेन्यू है वो सारा का सारा गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है? अब ये जो है यहाँ पे रिमिशन किसी तरह का जो है रेवेन्यू में नहीं हो रहा था जिसकी वजह से जो है वो कैपिटल डिक्लाइन कर जाती है। मतलब जो भी राजवंशों के पास या राजा के पास या एक किंगडम के पास जो पैसा होना चाहिए था वो टोटली यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि गवर्नर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, है ना? गवर्नर्स सारा पैसा अपने पास लेके जा रहे हैं तो फिर आप बताइए मुझे कि जो किंग है जब उसके पास रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है तो वो कैसे चलेगा? किंग किंग अगर वीक होगा तो गवर्नर तो अपनी मनमानी करेंगे ही। आगे बोला है कि पीजेंट एंड जमींदार रिबेलियन इन मैनी पार्ट्स। देखो पीजेंट और जमींदारों ने भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रिवेल कर दिया मतलब यहाँ पे विद्रोह वासी हो गई ये ज्यादातर नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ। ये रिवॉल्ट जो है इसने जितने भी टैक्सेस थे उन सारे टैक्सेस को लेके बहुत ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट कर दिया। मतलब जो एक अकबर के टाइम का और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से जो चले आ रहे टैक्सेस थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिक्लाइन हो जाते हैं। अब एकदम से मनी का शॉर्टेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है अर्थव्यवस्था तो बिगड़ेगी ही। मुगल अथॉरिटी जो है वो धीरे-धीरे चैलेंज्ड बाय रिलीजियस ग्रुप जितने भी रिलीजियस ग्रुप थे वो उनको चैलेंज करने लग पड़े और जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उन्होंने उनको अपने अधीन कर लिया। औरंगजेब की डेथ के बाद जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी जो है वो प्रोविंस के गवर्नर्स वही मैं चीज़ें यहाँ पे बोल रही हूँ कि सब कुछ वहाँ चला गया। और इसी टाइम पर एक जो है वो अटेम्प्ट होता है अटैक होता है नादिर शाह की तरफ से 1739 में। नादिर शाह जो थे वो ईरान के रूलर थे और इन्होंने दिल्ली को बुरे हाल से लूटा। यहाँ पे जितने भी वेल्थ थे उसको सारा का सारा उठा के ये ले गए। इनकी सीरीज में जो है वो आपका अटैकिंग यहाँ पे होती रही और जैसे रेड करते रहे अफगान्स का जैसे अहमद शाह अब्दाली आए उसके बाद नॉर्थ इंडिया में 5 टाइम्स उन्होंने जो वो रेड किया 1948 से 1748 से 1761। सॉरी फॉर स्लिपिंग टंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली जी आते हैं और ये बुरे हाल से जो है वो हमारे इंडिया को लूटते हैं जिसकी वजह से इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। आगे यहाँ पे कुछ राइटर्स ने अपने बारे में यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि द ग्रेट लॉर्ड आर हेल्पलेस एंड इम्प्रोवाइज देयर पीजेंट्स रेज टू क्रॉप अ ईयर बट देयर लॉर्ड्स सी नथिंग ऑफ आइदर एंड देयर जेंट्स ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर इन द पीजेंट्स हैंड like a peasant keep in the creditor's house until he can pay debt। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीजेंट्स का कंडीशन बहुत खराब हो गया कि जितना बड़ा लैंडलॉर्ड होगा वो उतना ही ज्यादा जो है वो हेल्पलेस कर दे रहा है पर्सन्स को पीजेंट्स को क्योंकि पीजेंट्स अगर एक साल में 2 बार फसल उगा भी रहा है ना तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? या तो वो कर्जे में होगा या तो उसके पास कुछ होगा ही नहीं क्योंकि सारा का सारा तो गवर्नर्स ने ले लिया। आगे बोला है
एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है। हार्वेस्ट ऑफ गोल्ड यहाँ पर हाई पीजेंट्स के पास से कुछ नहीं है, बड़े लोगों के पास कुछ सब कुछ जा रहा है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो इस हिसाब से वो सोल्जर्स को भी कैसे पे कर पाते? हार्वेस्ट तो बड़ी हो रही है, ठीक है, लेकिन वो पीजेंट्स के पास कुछ नहीं जा रहा, सब कुछ लैंडलॉर्ड्स के पास जा रहा है। तो जब एक फाइनेंस का जो है बेस ही बिगड़ जाएगा, तो कैसे आगे चीज़ें होंगी, वो सारा का सारा यहाँ पे बताया गया है। आगे नादिर शाह के बारे में हमने अभी बात की कि 1739 में जो है वो नादिर शाह जो है वो अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर। जब इंडिया के ऊपर वो अटैक करते हैं, यहाँ पे प्लंडरिंग करते हैं और बेसिकली ईरान के ये पर्सन है, तो मुगल का जितना भी ट्रेज़र है, जिसमें 60 लाख ऑफ रुपीज़ था, जिसमें कुछ गोल्ड्स थे, 1 करोड़ का जो है वो गोल्ड वेयर्स था, 50 करोड़ की जो है वो ज्वेलरी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीकॉक थ्रॉन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पीकॉक थ्रॉन उसे भी ये लूट के ले जाते हैं। आगे इन्होंने दिल्ली को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। हू हैड बीन मास्टर वर नाउ इन डिज़ास्टर्स एंड दोज़ वर कुड इवन गेट वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या ही हालत कर दी थी पूरे हमारे इंडिया की कि अगर आपको जो है वो थोड़ी-सी चीज़ भी लेनी है तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। आगे यहाँ पे सीधा बोला है कि जो वेल्दी पीपल थे उनको भी इन्होंने बेगर बना दिया, इतने ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे हालात इन्होंने खराब कर दिए। आगे यहाँ पे बोला गया है कि ऑलरेडी अंडर सेवरल प्रेशर फॉर ऑल साइड एम्पायर जो है वो वीक होता गया लेकिन कंपटीशन भी उसका वीक होता चला गया। लेकिन जो ग्रुप्स थे नोबल्स के उनके बीच में कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला गया। राजमहल का कंपटीशन धीरे-धीरे यहाँ पे खत्म हो रहा है। 2 मेजर ग्रुप जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, एक आता है ईरानियों का और एक आता है टर्किश का। क्लियर? लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि टर्किश के डिसेंट थे। मुगल एम्पायर जो है वो जो भी मुगलों का राजा था वो सिर्फ इनके हाथ की कठपुतली बन के रह गया। एक तो सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ यहाँ पे फारूक सियार का और आप उसके बाद देख सकते हैं आलमगीर का इनको असैसिनेट कर दिया गया एंड अहमद शाह और इनको जो है वो वर ब्लाइंड और ये अंधे कर दिए गए नोबल्स। अंधे ऐसा नहीं है कि इनकी आंखें फोड़ दी गई, इनका मतलब है कि इनको एग्जैक्ट रिपोर्ट ये लोग देते ही नहीं थे जो भी आपके ये नोबल्स थे, क्योंकि नोबल्स का कंट्रोल ज़्यादा था ना उस टाइम पीरियड पे। तो ये यहाँ पे जो है वो बताया गया और यहाँ पे बताया गया कि ईरान हो चाहे तुरानीस थे, तो इन्होंने बुरे हाथ से जो है वो इनका जो है वो ह्यूमिलेशन करना, यहाँ पे उनकी बेइज्जती करनी, बहुत बदतमीज़ी करनी, कई चीज़ों को ऐसे उठा के ले जाना। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा जो है निरादर का जो है स्वभाव यहाँ पे इनका देखने को मिलता है। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट का इमरजेंस क्यों हुआ? बोला कि जैसे ही मुगल एम्पायर जो है वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होता है, गवर्नर जो है लार्ज प्रोविंस के सूबेदार जो हैं, ज़मींदार जो हैं वो कंसोलिडेट करते हैं सब कॉन्टिनेंट में। 18th सेंचुरी में अगर आप देखें तो मुगल एम्पायर जो है वो छोटे-छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जो है वो बँट जाता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ग्रुप्स भी होती है, तो 3 मेजर ग्रुप्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है स्टेट दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध, बंगाल और हैदराबाद। जो पुराने प्रोविंस हैं, जो पुराने प्रांत हैं उस समय के, जैसे कि आपके अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये जो है वो पावरफुल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये अपने टाइज जो है वो मुगल एम्पायर के साथ तोड़ेंगे नहीं। मतलब आज भी जो है ये मुगल एम्पायर को ही अपना माई-बाप मान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड बोला है कि वो स्टेट है जो इंडिपेंडेंसी तो है, लेकिन वतन जागीर्स बने हुए हैं वो यहाँ पे। क्लियर? वो क्या है यहाँ पे? वतन जागीर्स हैं। थर्ड बोला गया है लास्ट ग्रुप जो कंट्रोल है जिनके ऊपर मराठा, सिख और अदर जाट्स का, मतलब 3 तरह के यहाँ पे ग्रुप्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक तो मुगल के फेवर्स में है, ठीक है? दूसरे मुगल के फेवर में है लेकिन वो जागीरें लेके बैठे हुए हैं। तीसरे जो इनके बिल्कुल भी काम के नहीं है, जैसे कि मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, बिल्कुल ही अलग हैं। तो यहाँ पर धीरे-धीरे इन्होंने डिफरेंट तरीके से जो है वो आर्म स्ट्रगल किया और अपने जो है वो प्रोविंस को अलग कर लिया। आगे बोला है द ओल्ड मुगल प्रोविंस की अगर हम बात करें तो बोला है अमंगस्ट द स्टेट दैट वर कार्व्ड आउट ओल्ड मुगल प्रोविंस इन 18th सेंचुरी 3 स्टैंड आउट प्रोमिनेंटली। यहाँ पे 3 जो हैं वो ज्यादातर स्टेट्स के बारे में बात की गई है। वन इज अवध, वन इज बंगाल एंड वन इज हैदराबाद। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और किसी भी बुक को देखें तो उसके बीच में इन 3 स्टेट्स के बारे में जरूर डिटेलिंग की हुई है। आगे यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नर जो थे वो बहुत लार्ज एरिया में थे, जैसे अवध के गवर्नर थे सद्दत खान, बंगाल के थे मुर्शीद कुली खान, हैदराबाद के थे आसफ झा।
तो इन्होंने मनसबदारी पोजीशन हैंडल कर रखी हुई थी और एम्परर को इन्होंने खूब कॉन्फिडेंस दे रखा हुआ था कि आपको हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा। मुर्शीद अली खान ने जो है वो रैंक ले रखा था 7000 ईच यहाँ पे जो दिया जाता था। सद्दत खान जो है वो 60,000 यहाँ पर जो है वो चार्ज करती थी और 7,000 जो है वो आशफ और मुर्शीद और सद्दत खान को कितना दिया जा रहा है 6000। मतलब उस टाइम के हिसाब से इनको बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट जो है वो पे होता था। अब यहाँ पर जो है वो आगे हम देखेंगे कि पर स्टेट जो है वो किस तरह से चीजों को डिफाइन किया गया है। तो हैदराबाद में देखिए कि जो निजाम उल मुल्क आशफ जाह थे, इन्होंने हैदराबाद स्टेट को जो है वो फाउंड किया था। ये बहुत ही पावरफुल मेंबर थे मुगल एम्परर फारूक के टाइम पे और इन्होंने जो है वो गवर्नर ऑफ अवध और लेटर डेक्कन को भी जो है वो एंट्रस्ट किया। आगे मुगल गवर्नर जो है वो डेक्कन प्रोविंस भी ये रहे हैं। आशफ जाह ने जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लिया और जितने भी टर्मोइल्स आ रहे थे डेक्कन में, साउथ में जितना भी कंपटीशन रह रहा था नोबल्स के बीच में, उसने सारी पावर को अपने हाथों में लिया और इनके रूलर को जो है वो अच्छे से सबक सिखा के जो है वो सारी चीजें खुद के कंट्रोल में कर ली। इन्होंने स्किल्ड सोल्जर्स रखे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी स्किल्ड रखे जो नॉर्थ इंडिया के ऊपर पूरे कमांड करने लग पड़े और इन्होंने न्यू अपॉर्चुनिटीज जैसे ही मिली इनको साउथ में तो उन्होंने उनको वहां पे भेज दिया। इन्होंने जो है वो मनसबदार और जागीरें भी दी। ठीक है, आगे इन्होंने बहुत सारे सर्वेंट जो है ये फिर भी मुगल एम्पायर के थे लेकिन इंडिपेंडेंटली ये रूल करते थे दिल्ली को बिना किसी इंटरफेरेंस, क्योंकि आप जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि फारूक शियार के भी कंट्रोल में कुछ नहीं था, वो ऑलरेडी किसी और का जो है वो पपेट था उस टाइम पे। और ये जो सर जी थे निजामुल मुल्क आशफ जाह, ये अपने हिसाब से चीजें चलते थे और लोग इनके टाइम पे बहुत हैप्पी रहते थे। आगे बोला है कि द स्टेट ऑफ हैदराबाद जो है वो स्ट्रगल करता है मराठा के साथ वेस्ट में और विद इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ नायक ऑफ प्लेट्यू। तो प्लेट्यू के जो भी तेलुगु प्लेट्यू के जो भी आपके नायक रहे हैं उनके साथ भी इनके काफी ज्यादा जो है वो झगड़ा वगड़ा होता है। निजाम का जो है वो रिच टेक्सटाइल को कंट्रोल करने का सपना था। कोरोमंडल कोस्ट ऑफ ईस्ट में ये जो कंट्रोल करना चाहते थे, जो हमने जो है वो मैप 2 में देखा। तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे ब्रिटिश भी आए यहाँ पर और उन्होंने यहाँ पर जो है वो पावर को कंट्रोल कर लिया। तो मतलब आप देख सकते हैं कि निजामुल मुल्क से जो है वो टाइम पीरियड से फारूक सियार के टाइम पीरियड से चलता है और कैसे ये मुगल के पास से चला जाता है। तो इस तरह से जो है वो चीजें यहाँ पे हो रही हैं। आगे यहाँ पे निजाम की आर्मी बताई गई है कि 1790 में जो निजाम थे उनके पास 400 एलिफेंट थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपया जो है वो एक पर्सन जो होता था हॉर्समैन उसको पे किया जाता था, जो कि उस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा माना जाता था। आगे बात करते हैं, सेकंड प्रोविंस आता है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुगल एम्परर के टाइम का, सद्दत खान का स्पेशल अवध। इनको सूबेदार बनाया जाता है अवध का 1722 में। ये अवध को जो है वो एमर्ज करते हैं, लेकर आते हैं। आगे बोला है अवध जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस, बहुत ही धनी रीजन है क्योंकि ये जो आपका गंगा प्लान है उसको पूरी तरह कंट्रोल करता है। आगे बरहून मुल्क जो है वो इसके ऑफिसर होते हैं, सूबेदारी के दीवानी और फौजदारी भी ये देखते हैं। आगे जो है पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स को भी देखते हैं अवध की। क्लियर। आगे बुरहान और मुल्क जो है वो ये डिक्रीज करते हैं मुगल इन्फ्लुएंस अवध में। बाकी जैसे इसके जो भी हो सोल्जर्स हैं, जागीरदार्स हैं, जो मुगल्स ने अपॉइंट कर रखे थे वहां पे उनको धीरे धीरे कम करते जाते हैं और अपने जागीरदार उसको वहां पे ज्यादा बिठा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी वेकेट पोस्ट भी यहाँ पे खाली हो जाती हैं जिसके लिए इनको लॉयल सर्वेंट चाहिए होते थे। जागीरदारी की अगर अकाउंट देखें तो इसमें बोला जाता है कि ये चीटिंग नहीं चाहते थे कि उसमें किसी भी तरह का चीटिंग हो या रेवेन्यू खाली हो, तो उसके लिए इन्होंने जो है वो नवाब कोर्ट में जो अच्छे जो फाइनेंशियल अपॉइंट्स या नवाब कोर्ट में जितने भी अच्छे अपॉइंटीज थे उनको जो है वो हायर करने का सोचा। इन्होंने बहुत सारे राजपूत जमींदार की जो लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उसको भी जो है वो कैप्चर कर लिया और यहाँ तक कि जो अफगान और रोहिलखंड थे उनके पास जो फर्टाइल लैंड थी उनको भी इन्होंने ले लिया। यहाँ तक कि राजपूत के जितने भी जमींदारी वाले जितने भी इनका जो भी आप बोल सकते हैं कि जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी थी सारी की सारी प्रॉपर्टी को उनको सीज कर दिया गया। आगे बोला है कि स्टेट डिपेंड हो गया लोकल बैंकर और महाजन फॉर लोन्स के लिए और इट सोल्ड राइट टू कलेक्ट टैक्स टू हाई ब्राइब।
बाय बिडर्स। तो टैक्स भी यहाँ पे सही तरीके से आने लग पड़े। इजारादार भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो कर दिया। और इजारादार क्या करेगा, कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करेगा, जितना भी आपका जो भी स्टेट है। लोकल बैंकर जो है वो उनके पास आ गया कि आप स्टेट के साथ कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट करेंगे कि आपको स्टेट को जो है वो इतना ज्यादा बेनिफिट कमा के देना है। रेवेन्यू फार्मर्स देखें तो डेवलपमेंट अलाउ करता है कि जितना भी सोशल टैक्सेस यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है उससे सोशल ग्रुप्स को जो है वो बेनिफिट किया जाए। आगे बोला है कि दिस डेवलपमेंट अलाउड न्यू सोशल ग्रुप्स लाइक मनी लेंडर, बैंकर्स, इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट ऑफ स्टेट रेवेन्यू सिस्टम समटाइम विच हैव नॉट अकर्ड इन पास्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि आज का जितना भी बैंकिंग सिस्टम है या लोन सिस्टम है तो वो लोन सिस्टम आज से चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये बहुत पुराने टाइम से है, इसलिए जो है वो जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं इंडिया की या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इन पूरी पुरानी पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए ये चीजें बनाई जाती हैं। जैसे आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट जो है वो चीजें देने, और ये आज भी चीजें जो है वो फॉलो की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बंगाल। बोला कि जैसे ही ब्रोकअप होता है, मुर्शीद कुली खान जो है वो नायब यहाँ पे जो है वो गवर्नर के पोस्ट पे यहाँ पे बैठते हैं। ये सूबेदार फॉर्मल सूबेदार नहीं थे। मुर्शीद कुली खान ने धीरे धीरे जो है वो सारी चीजों को सीज किया वहां पे। जैसे कि हैदराबाद के रूलर थे, उन्होंने जैसे कमांड किया, हैदराबाद और अवध ने एडमिनिस्ट्रेशन को कमांड किया मुगल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। तो और मुगल के जागीरदार जितने भी थे उनको भी उन्होंने कम कर दिया। उसी तरह से जो है वो यहाँ पर भी ये धीरे धीरे कंट्रोल करता है। इन एन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस इन बंगाल ही ट्रांसफर ऑल मुगल जागीरदार टू ओडिशा। सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया कि ना आपका मुगल एम्पायर को बुरा लगे, ना लोगों की जॉब जाए और ना ही उन्हें कोई नुकसान हो, इसलिए उन्होंने जितने भी मुगल के जागीरदार थे सबको जो है वो ओडिशा में ट्रांसफर कर दिया। आगे बोला कि मेजर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, इन्होंने पूरा चेकआउट किया कि क्या क्या है। रेवेन्यू जो है वो कैश में कलेक्ट किया जाएगा जमींदार से। बहुत सारे जमींदार जो है वो पैसे लेते थे बैंक से, मनी लैंडर से, तो उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कितना लिया, कितने जो है वो पे कर चुके हैं, कितने नहीं पे कर चुके हैं, और कितने जो है वो नहीं पे कर रहे हैं, उनके लैंड्स को जो है वो सीज कर लिया जाए। और आपने देखा कि वो भी होगा कि आज के टाइम पे भी ऐसा ही होता है। 18th सेंचुरी की बात करें तो इन्होंने जो है वो बहुत सारा ही जमींदारों के अगेंस्ट जो है वो चीजें हो जाती हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि जो क्लोज कनेक्शन थे स्टेट और बैंकर्स के वो बड़े ध्यान से रखे जाते हैं। हैदराबाद और अवध एज वेल। जो बंगाल है वो जैसे ही अलबर्दी खान के कंट्रोल में आता है तो बैंकिंग जो है वो जगत सेठ के नाम से जो है वो बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। तो जगत सेठ का जो बैंक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो बर्ड आई व्यूज यहाँ पे बोल रखा है, इफ वी टेक अ बर्ड आई व्यू वी कैन डिटेक्ट थ्री कॉमन फीचर अमंग दीज थ्री स्टेट। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीन स्टेट में एक चीज कॉमन थी कि एक तो ये लार्जेस्ट स्टेट थे, एरेस्ट वाइल मुगल पीरियड नोबल्स थे ये सारे के सारे ही। एडमिनिस्ट्रेशन सस्पिशियस थी यहाँ पर बहुत ज्यादा। आगे जागीरदारी को जो है वो ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे। तो आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों स्टेट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीधा पहला बात बोला गया कि इन्होंने मुगल इन्फ्लुएंस को कम करना था। सेकंड, इन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज करना था। थर्ड, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को लेके आया। फोर्थ, यहाँ पर जो है ये बेशक जो आपका मुगल एम्पायर था उसको ये हेल्प करने का प्रॉमिस करते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट होके ही उसको जो है वो हेल्प करने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का जो है वो इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था मुगल्स का। क्लियर। तो ये ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम आर सेम। आगे बोला है यहाँ पे टैक्स कलेक्शन जो है वो यहाँ पर डिफर थी। यहाँ पर आगे बोला है कि अपॉन द ऑफिसर ऑफ स्टेट ऑल रीम कॉन्ट्रैक्टर विद फार्मर्स कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वही बात है कि कईयों में आपका बैंक मनी लैंडरिंग के ऊपर जो है वो टर्म दी गई है, कई जगह पे जो है वो बताया गया है कि किस तरह से ये लोग जमींदार का जो है वो किस तरह से यहाँ पर यूज किया गया है। इजारेदार की प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि वो किस तरह से मनी पे करेगा। तो मतलब ये रिवेन्यू सिस्टम जो है वो कैसे पे किया जाएगा उसमें थोड़ा सा इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। आगे
जो कंट्री साइड है वहां पर भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड कॉमन फीचर था कि ऑल रीजन स्टेट फॉर एमर्जिंग रिलेशनशिप विद रिच बैंकर्स। वही मैंने आपसे बोला कि रिच बैंकर्स के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए ताकि इनको जो है वो वहां से बेनिफिट होता रहे। इनके अपने एजेंट्स भी थे। और इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट और बैंकर आर गेनिंग अ स्टॉक इन न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर, और इन्होंने भी धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली थ्री मेजर स्टेट हैं जो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपके मुगल एम्परर के बाद के टाइम पीरियड में कि वो किस तरह से कोलैबोरेट कर रहे हैं। आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा था द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। वतन जागीर्स क्या होते हैं? मैनी राजपूत किंग्स जो है वो अंबर और जोधपुर से जो है वो रिलेट करते हैं। उनके एक्सचेंज में दे परमिट टू एंजॉय ऑटोनॉमी, वतन जागीर को जो है वो एंजॉय करते हैं। 18th सेंचुरी में बोला गया है कि इनका कंट्रोल जो है वो एडजेसेंट रीजन में हो जाता है। अजीत सिंह जो रूलर हैं जोधपुर के, वो आपके पॉलिटिक जो है मुगल कोर्ट में उसमें आते हैं। यहाँ पे राजपूत फैमिलीज भी इसको बहुत ज्यादा ही जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। उस टाइम पे गुजरात और मालवा जो है सबसे ज्यादा रिच प्रोविंस माने जाते हैं। तो राजा अजीत सिंह जो है वो जोधपुर के, वो पहले गवर्नरशिप लेते हैं गुजरात और सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर की, सॉरी, राजा अजीत सिंह जो है वो गवर्नरशिप होते हैं गुजरात के, और सवाई राजा जय सिंह जो है वो गवर्नर होते हैं मालवा के। क्लियर? आगे एम्परर जहांगीर शाह जो है वो 1730 में जो है वो रिन्यू किए जाते हैं यहाँ पर। आगे यहाँ पे बोला है दे आल्सो ट्राई टू एक्सटेंड टेरिटरी बाय सीजिंग पोर्शन नेबरिंग देयर वतन्स। वतन मींस कंट्री। कंट्री का एक मान लीजिए कि ये एक कंट्री है। क्लियर? इसके आसपास भी छोटे छोटे स्टेट्स होंगे। तो ये क्या है? ये आपका यहाँ पे वतन घोषित कर दिया गया है कि ये मेरा क्या है? वतन है, ये मेरा देश है। और देश के साइड साइड वाला जो है वो ये आपकी टेरिटरी है। जैसे से आप इसको विन करते जाएंगे ये आपके वतन में आती जाएंगी। ठीक है? तो इसको जो है वो वतन जागीर ये लोग बोलते हैं। आगे बोला है कि नागपुर जो है वो कॉन्क्यूर कर लिया जाता है जोधपुर के द्वारा। अंबर जो है वो सीज करता है बूंदी का सबसे ज्यादा एरिया। राजा सवाई जय सिंह जो है वो नई कैपिटल जयपुर का निर्माण करते हैं और वहां पर जो है वो सूबेदारी देते हैं 1722 में आगरा की। आगे मराठा जो है राजस्थान के अगेंस्ट जब कैंपेन करते हैं 1740 में, तो इसकी वजह से जो है वो उनके ऊपर काफी ज्यादा ही प्रेशर आता है। मतलब एक तरह से जब वॉर होती है तो वॉर में बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे भी देखी गई हैं। राजा जय सिंह ऑफ जयपुर के बारे में बता रखा है। बोला कि ये आगरा के 12 साल की उम्र में गवर्नर बन गए थे। एंड मालवा फॉर 5 and 6 years, यहाँ पे इतना ज्यादा जो है वो गवर्नशिप रही है कि 12 साल इन्होंने आगरा पे रूल किया, 5 से 6 साल जो है इन्होंने मालवा पे रूल किया, और वहां पे इनका बहुत आर्टरी, आर्मी और ग्रेट वेल्थ रही है। और बैंक ऑफ नर्मदा में जो है वो इनकी सल्तनत जो है वहां तक फैली हुई थी। क्लियर? आगे बोलेंगे सीजिंग इंडिपेंडेंस द सिख। सिखों के बारे में यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा बात की गई है। मतलब ओवरऑल इस चैप्टर में जो है वो काफी अच्छा ओवरव्यू जो है वो दे रखा हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख इनटू पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग चैप्टर नंबर 8 में आप इसके बारे में देख चुके होंगे कि पंजाब के गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो सबसे ज्यादा वॉरियर जो है माने जाते हैं, फाउट करते हैं राजपूत और मुगल रूलर्स के अगेंस्ट। खालसा पंथ की 1699 में स्थापना करते हैं। 1708 में उनका डेथ हो जाता है, जिसके बाद खालसा पंथ जो है रिवोल्ट कर देता है। बंदा बहादुर उस टाइम लीडरशिप में आते हैं और दोबारा जो है वो ऑन द नेम ऑफ गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जो है वो दोबारा से पूरे लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर से अथॉरिटी जो है वो सतलुज और जमुना के बीच में एस्टैब्लिश करते हैं। बंदा बहादुर जी 1715 में पकड़े जाते हैं और 1716 में इन्हें जो है वो फांसी दे दी जाती है। बहुत सारे लीडर्स आते हैं 18th सेंचुरी में जो सिख जो है वो खुद को जो है वो बंदास कॉल जत्था से जत्थे बोलते हैं खुद को। लोकल लैंग्वेज में भी हम इसको जत्थे ही बोलते हैं। कुछ नंबर्स ऑफ जो सिख हैं वो आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं और इनको जत्था भी बोला जाता है। इन्होंने जो है वो दल खालसा जो है वो ग्रैंड आर्मी का निर्माण किया और ये अमृतसर में ये मिला करते थे बैसाखी वाले दिन, दिवाली वाले दिन। और इन्हें जो है वो रिजोल्यूशन ऑफ गुरु गुरु मठ्स भी बोला जाता था। राखी का सिस्टम जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया। आगे इन्होंने बोला है कि कल्टीवेटर्स को सिर्फ 20%, उनके प्रोड्यूस का जितना भी 20% है वही जो है वो एज अ टैक्स देना है। गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो खालसा पंथ को इंस्पायर किया था
ताकि वो ढंग से जो है वो रूल करे। ठीक है, तो और इन्होंने जो है राज करेगा खालसा के नाम पे ही इसको रखा था। आगे इन्होंने बोला है कि द वेल नाइट ऑर्गेनाइजेशन एनेबल them to put of success resistance to Mughal governor Ahmad Shah Abdali who seized the rich province of Punjab। अहमद शाह अब्दाली को जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन्होंने दी थी, लेकिन लास्ट में अहमद शाह अब्दाली धोखे के साथ जीत जाते हैं और पंजाब के काफी हिस्से को कैप्चर कर लेते हैं। सरकार ऑफ सिरी हिंद फ्रॉम मुगल्स, तो ये सिरी हिंद को भी ले लेता है मुगल से। खालसा को जो है वो सोबरन रूलर बाय स्ट्राइकिंग देयर कॉइन 1765 जो है वो घोषित कर दिया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए कुछ इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे मिलती है जिसमें ऑर्डर ऑफ खालसा जो है बंदा बहादुर ने दे रखा हुआ है, तो वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। आगे बोलते हैं कि लेट 18 में सिख टेरिटरी जो थी वो जमुना से लेके आगे इंडस तक जो है वो फैल जाती है और महाराजा रणजीत सिंह जो है वो यहाँ पर बाहर निकल के आते हैं एज अ किंग और वो बहुत सारे ग्रुप्स को जो है वो यूनाइट करते हैं और एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो इस्टेब्लिश यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी को भी देख सकते हैं और महाराजा रणजीत सिंह की ये जो है वो तलवारें हैं वो भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है मराठास के बारे में। तो देखिए मराठास के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। बोला गया है कि जो मराठा किंगडम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रही है, मुगल रूल्स को इन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया है। शिवाजी महाराज यहाँ पर बहुत बड़े वॉरियर के रूप में आते हैं। आगे किंगडम्स की अगर बात करें तो वॉरियर फैमिलीज ज्यादातर है, हाई मोबाइल प्रेजेंट और खुनबीज यहाँ पे जो है वो बैकबोन रहे हैं मराठा के। शिवाजी जो है वो मुगल्स को बुरे हाल से चैलेंज करते हैं। शिवाजी की डेथ के बाद यहाँ पे मराठा स्टेट भी थोड़ा बहुत पावरफुल रहा है और चित्तवावन ब्राह्मण्स यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इनको। शिवाजी के सक्सेसर जो है वो पेशवाज होते हैं, पुणे जो है वो उनकी कैपिटल बन जाती है। पेशवास के आते ही मराठा जो है वो बहुत सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। आपने जो है वो दीवानी मस्तानी मूवी भी देखी होगी आई गेस, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे पेशवास जो है वो चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे मुगल्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है, ये अपने आप को फोर्टिफाइड करते हैं। 1720 से 1761 के बीच में जो मुगल्स हैं वो एक्सटेंड होते हैं और मुगल एम्पायर की अथॉरिटी को रिड्यूस करते हैं। मालवा और गुजरात जो मुगल ने जीत रखा हुआ था उसको भी ये कंट्रोल कर लेते हैं। मराठा किंग जो है वो डेक्कन प्लेटू में पूरी तरह से जो है वो फैल जाते हैं और इन्होंने दो तरह के टैक्स लगा रखे थे यहाँ पर, वन इज चौथ एंड वन इज स्वदेशमुखी। चौथ क्या है आपका कि जमींदार का जो जितना भी लैंड रेवेन्यू आता है उसका 25% देना है और ये जो आपका स्वदेशमुखी क्या है कि यहाँ पर जितना भी जो डेक्कन में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसका 9 to 10% आपने देना है। दिल्ली जीतने के बाद 1737 में मराठास जो है वो एक्सटेंशन कर लेते हैं, राजस्थान और पंजाब की तरफ भी आते हैं, बंगाल और उड़ीसा की तरफ भी आते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलुगु की तरफ भी आते हैं। धीरे धीरे फैलने की कोशिश करते हैं और सोवरेनिटी को जो है वो दूरदर्शिता को ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करते हैं और मिलिट्री कैंपेन्स के में जो है वो बहुत सारे रूलर हॉस्टाइल भी हो जाते हैं मराठास के बीच में। मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ सही चलता है, वही है कि एक स्टेट जो है वो पहले राइज करेगा फिर डिक्लाइन करेगा। पहले ये राइज कर रहा है, धीरे धीरे राइज कर रहा है, फिर एक सडन पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा फलता फूलता रहेगा, फिर धीरे धीरे ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिक्लाइन कर देगा। और ये ऑलरेडी हम चैप्टर्स में देख चुके हैं कि पहले भी मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से रूलर जो है वो रूल करते हैं फिर किस तरह से वो डिक्लाइन करते हैं। सो आगे बोला है कि मराठा जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में, तो उसके बाद धीरे धीरे ये टूटना शुरू हो जाते हैं। आगे मराठास जो है वो मिलिट्री कैंपेन बहुत ज्यादा एंडलेस हो जाते हैं, इनके इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है इनका। मराठा ने बहुत सारे रिवेन्यू डिमांड्स को भी पूरा कर लिया था, लोकल कंडीशंस को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए इन्होंने हर एक चीज उस तरह से डिजाइन करने लगे। एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा एनकरेज करते थे। सरदार यहाँ पे घोषित किया गया जैसे सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के मराठाओं को सिंधिया बोलते हैं, बड़ौदा के मराठों को गायकवाड़ बोलते हैं, नागपुर के मराठाओं को भोसले बोलते हैं। इस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा ही इन्होंने धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज किया। 1720 तक जो है वो मराठा काफी ज्यादा ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी रहे। उज्जैन में जो है वो सिंधियाज आगे, होलकर्स आते हैं इंदौर में,
और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं उनमें मैक्सिमम ये क्वेश्चंस रहते हैं। न्यू ट्रेड रूट जो है वो डेवलप करते हैं, ये सिल्क प्रोड्यूस होती है चंदेरी रीजन में, उसे ये पूना तक लेके जाते हैं, मराठा कैपिटल्स तक लेके जाते हैं। बुरहानपुर जो है वो पार्टिसिपेट करता है ट्रेड, जो आगरा सूरत के बीच में ट्रेड होता है। तो आप देख सकते हैं कि कपड़ों का बाजार भी आज के टाइम पे भी वहां पर है। आगे पूना और नागपुर जो है वो साउथ, और एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद जो इस यहाँ तक जो है वो इनका एक्सटेंशन हो जाता है कपड़ों के व्यापार का। और आज के टाइम पे भी अगर आप देखें तो ज्यादातर कपड़े आपको सूरत में ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए कब ये डेवलप हुआ था और टिल डे तक वहां पे ये चल रहा है। आगे बात करते हैं जाट्स की। तो 17-18 सेंचुरी के बीच में जो है वो जाट्स आते हैं। इनका लीडर होता है चूड़ामन, जो कंट्रोल करता है पूरी टेरिटरी वो वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली के। 1680s में देखें तो इन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेंसी यहाँ पे शो की गई है कि इंपीरियल आगरा और दिल्ली में काफी ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहता है। आगे इन्होंने बोला है जो जाट है वो बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चरिस्ट थे, बहुत ज्यादा धनी थे, और पानीपत और बल्लभ घर की तरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स भी रहे हैं इनका। सूरजमल के टाइम पे किंग जो है वो भरतपुर की वो एमर्ज करते हैं। नादिर शाह जब दिल्ली में आते हैं 1739 में, तो बेसिकली वो यहीं पर जो है वो छुपते हैं। उनका जो बेटा है जवाहिर शाह जो है वो 30,000 ट्रूप्स लेके आया था, और मराठा के 20,000 थे, सिख के 15,000 ट्रूप्स थे, और इन्होंने मिलके जो है वो मुगल्स के साथ यहाँ पे फाइट करते हैं, मुगल्स को ये हराते हैं। तो भरतपुर फोर्ट को जो है ये बनाया जाता है यहाँ पर। तो एट डिग द जाट बिल्ट एन एलैबोरेट गार्डन प्लेसेस कंबाइनिंग स्टाइल सीन एट अंबर एंड आगरा। ये आज भी आपको देखने को वहां पे मिलेगा। बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स यहाँ पर भी जो है वो बनाई जाती हैं, जो चैप्टर नंबर 12, फिगर नंबर 12 इन चैप्टर नंबर 5 और फिगर नंबर 12 इन चैप्टर नंबर 9 में आप देख सकते हैं। सो ऑल दिस अबाउट दिस चैप्टर, कि ये चैप्टर जो है वो बेसिकली अलग अलग जो है वो चीजों को शो कर रहा है। इसी के साथ दूसरी साइड में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो क्लास 9th का हिस्ट्री का टॉपिक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। क्या इंट्रोडक्शन दिया है कि पीपल डू डिड नॉट एंजॉय द राइट ऑफ पार्टिसिपेट। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली यहाँ से हमने काफी ज्यादा राइट्स के बारे में यहाँ पे बात होती है कि फ्रेंच में किस तरह से लोग रिबेल करते हैं, लोग शांतिपूर्वक एक संगठन का निर्माण करते हैं, इंडिपेंडेंस लेके आते हैं, और वहां पर जाने के बाद वो वोटिंग सिस्टम को लेके आते हैं, और वोट करने से राइट टू पार्टिसिपेट इन अफेयर्स को जो है वो लेके आते हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे लास्ट में हमें लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप हो, नेशनल स्टेट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स हो, वो सारी की सारी जो है वो हमने यहाँ से दी हुई है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अंडरस्टैंडिंग लगा हो, एंड होप्स हो कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर भी हुए हो, सो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।